का दिन दो विषयों को लेकर के उसका उल्लेख करना चाहूँगा। प्रातःकाल लुआस यूनिवर्सिटी में पूरे प्रदेश भर के 152 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ और कुल राशि उसकी थी 2024 करोड़ रुपए। संयोग ऐसा है कि आज 24 जनवरी 2024 का दिन है और राशि भी बनी 2024 करोड़। और उस नाते से सब प्रदेश के सब जिलों के लोग जुड़े हुए थे। दूसरा चरण जो आज यहाँ इस गांव में डुलट गांव के अंदर जो किया है, इसमें भी कुल मिलाकर के जो अमृत सरोवर योजना है, इस अमृत सरोवर योजना में पहली बार एक सामूहिक उद्घाटन जो किए हैं। 60 ऐसे अमृत सरोवर थे जिनका आज उद्घाटन किया है और इसमें भी 31 जो हैं वो फतेहाबाद जिले के हैं, उसमें ज़्यादातर टोहाना विधानसभा के हैं, क्योंकि हमारे मंत्री बबली जी, इनको ही ये कहा गया था कि एक अच्छा मॉडल किसी भी विधानसभा में क्या हो सकता है वो बनाकर दिखाएं। तो स्वाभाविक है कि इस कंस्टिट्यूंसी को चुनने के बाद एक अच्छा रिजल्ट जब निकलेगा तो हम ऐसी भी कोशिश करेंगे कि बाकी विधानसभाओं से या बाकी जिलों से कुछ सरपंचों को लेकर ला करके और यहाँ दिखाएंगे कि कैसा कैसा विकास का काम हो सकता है। क्योंकि हमने पैसा जितना बाकी विधानसभाओं को दिया उतना ही यहाँ दिया है, यहाँ कोई पैसा ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने अपने सरपंचों को सबको प्रेरित करके और कैसे काम किया जा सकता है, विशेष तौर पर इसमें मनरेगा का बहुत बड़ा एक योगदान जो कि बहुत विधानसभाओं में बहुत गाँव में लोग उठाते नहीं हैं। मनरेगा का तो ओपन एक विषय है जो केंद्र सरकार की ओर से जितना भी कहीं काम कराना हो उसमें से कराया जा सकता है और हमारे जो टारगेट भी है उसमें अच्छे खासे हैं। तो मनरेगा के माध्यम से फिर जो आवश्यकता होती है प्रदेश की ओर से या पंचायतों को अपने फंड में से लगा करके, और इस डुलट गांव का मैंने आज विज़िट किया, वहाँ की लाइब्रेरी यहाँ की और यहाँ का जो सरोवर है उसको विज़िट किया है। बाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं आसपास के इस गांव के, तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से सारी बात सुनी है। आज का जो मेरी बातचीत का मुख्य हेतु था वो था पानी को कैसे बचाया जाए और गंदे पानी को कैसे ट्रीट किया जाए, उसमें तालाब जो गांव में उनको भी शुद्ध पानी का उपलब्धता हो ताकि वहाँ पशुओं के पीने की भी आवश्यकता पूर्ति हो जाए, वहाँ कहीं मछली पालन भी किया जा सकता है, वहाँ बतख पालन भी किया जा सकता है। एक आय का साधन गाँव का तालाब में से बन सकता है। आवश्यकता पड़ने पर आसपास जो खेत हैं उनमें सिंचाई का काम भी तालाबों से लिया जा सकता है। तो हर दृष्टि से पानी का महत्व, पानी का उपयोग, ये विषय आज लोगों के सामने रखा और मैं मानता हूँ कि लोग बड़े ध्यान से सुन भी रहे थे और लोगों के मन में एक बात जा भी रही थी। जिस प्रकार से अपने सिर को हिला रहे थे, पानी का महत्व लोगों को, पुराने लोगों को बहुत पता है, इसलिए नई पीढ़ी भी पानी के महत्व को समझे। इस नाते से आज की सारी बातचीत हमने की और एक सफल कार्यक्रम आज ये हुआ है। क्षेत्र में सेम को लेकर, वाटर लॉगिंग को लेकर अनशन पर बैठे हैं किसान काफी टाइम से। मैंने अपनी बातचीत में, अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है, अगर आपने सुना हो तो। वास्तव में हरियाणा में कुछ इलाकों में ये जो सेम का या जो वाटर लॉगिंग का विषय खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है खास करके जहाँ धान की बिजाई होती है और धान में केमिकल खाद जो डाले जाते हैं उसके कारण से एक नीचे लेयर जम जाती है ज़मीन के अंदर, और उस लेयर के कारण से अरे पहले बीजते रहे हैं तो वहाँ तो चने होते थे। हाँ, चने। उसके बाद ट्यूबवेल भी तो वहाँ लगाए ना लोगों ने, और ट्यूबवेल का पानी खींचा, पानी खींचने के बाद वहाँ यूरिया का भी उपयोग किया ही है। इस एरिया में यूरिया का उपयोग कौन करता था? कोई नहीं करता था। तो मैं तो केमिकल खाद की जो बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा होता है उतना लेयर जमती है। अब ये ठीक है कि मानो गलतियाँ हो जाती हैं, उस समय की सरकारों ने भी शायद आगाह नहीं किया होगा। आज जो पता लग रहा है तो आज उन चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ गाँव में काम शुरू भी हो गया है, चला भी रखा है। और उसके बाद ये काम क्योंकि बहुत बड़ा है, सारा काम एक साथ शायद होना संभव नहीं है, फिर भी हमने 27 तारीख को उन लोगों की मीटिंग बुलाई है। हमारे डिप्टी कमिश्नर उस पर ध्यान रखे हुए हैं। यहाँ से कुछ लोगों को चंडीगढ़ भेजेंगे, चंडीगढ़ बातचीत होने के बाद उनको रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे। खाली यहाँ नहीं है, एलनाबाद के क्षेत्र में भी इस प्रकार के सेम के गाँव हैं, झज्जर के इलाके में इस प्रकार के सेम के गाँव हैं, रोहतक के इलाके में वाटर लॉगिंग का एरिया है। लगभग 1 लाख एकड़ ऐसा एरिया है जो वाटर लॉगिंग हरियाणा में हो चुका है। तो ये आगे न हो, इसके लिए पूरा हम लोगों को आगाह भी कर रहे हैं और जो केमिकल खाद है उसके लिए भी लोगों को मना कर रहे हैं, और पानी ज़मीन के अंदर जाने के लिए रिचार्जिंग वेल भी लगा रहे हैं ताकि ऐसे इलाकों में जो ठीक पानी है, वर्षा का साफ पानी है, वो ज़मीन के अंदर चला जाए। और वहाँ भी जो जिप्सम आदि का प्रबंध करके वाटर लॉगिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी मल्टीपल एक पॉलिसी ये बनाई है जिसमें से इसको हम ठीक करा सकें। मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मेरा कहना है कि वो सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोई दोष किसी सरकार का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, एक प्राकृतिक बातें होती हैं, कुछ स्वभाव की बातें होती हैं। अगर स्वभाव ठीक रखते लोग तो ये चीज़ें नहीं होती। आज मैंने झज्जर जिले में देखा है, वहाँ ज़मीनों में लोगों ने भट्ठे लगाए,
भट्ठे लगाने के बाद ईंट वहाँ से मिट्टी उठाई और कुछ मिट्टी उठा करके सड़कों में ले गए। जब पानी झील बन जाता है, फिर पानी इकट्ठा होता है तो वाटर लॉगिंग होती है, फिर वो कहते हैं इसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये मुआवजे का अधिकार किसी का नहीं होता है, लेकिन सहायता करना सरकार का काम होता है। हम सहायता करेंगे ताकि ज़मीन ठीक हो सके, उनकी उपज जो है दोबारा से हो सके। इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण करना भी ठीक नहीं है। मिल करके उसमें किसान भी सहयोग करेंगे, सरकार भी करेगी, मिल के उसको ठीक करेंगे। सर जी, सिरसा लोकसभा से आपने आपके भांजे को पार्टी में इनवाइट किया है सर, उसको मानने क्या सिरसा ऐसा एक मेरा भांजा, एक मेरी भांजी है। देख, भांजी है तो जीत गया सर, अब भांजे को मौका दिया तो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ये भांजा भांजी का जो घर का मामला है ये हम ठीक कर लेंगे, आप चिंता मत करो इसकी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्ष उपस्थित था, इसे कैसे देखते हैं? अब मैं उसको क्या कहूँ, या तो उनको समझ नहीं है इतनी, या उनमें आस्था नहीं है। आस्था का विषय तो अब वो कहने लगे कि नहीं नहीं, हरियाणा में सब लोग भगवान कृष्ण को और राम जी को मानते हैं, यहाँ तो कृष्ण और राम की धरती है। अब ये कहने लगे तो इसका मतलब आस्था पर तो आ गए हैं। लेकिन नासमझी ज़रूर है कि समाज के साथ मिलकर चलने में उनको हिचक होती है। सारा समाज देश राममय है, वहाँ कोई राजनीति नहीं थी। राजनीति का तो कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष देश का 500 साल पुराना है। और 500 साल से कहीं कोई देश की जनता अगर संघर्ष कर रही है और उसमें लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई भी ये सन 1853 में शुरू हुई थी, उसके बाद भी इतने वर्ष हो गए, 170 साल। तो इस लड़ाई को, इस जनता की भावनाओं को लोगों को समझना चाहिए। और साथ में ऐसा थोड़ी कि आयोजन समिति जो थी उनके साथ संबंध में कोई ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये कोई प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं था। हाँ, प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया कि प्राण प्रतिष्ठा के समय वो आ रहे हैं, लेकिन वो एक कार्यक्रम में अनादारद रहे हैं, अलग रहे हैं। उसमें से तरह-तरह की अड़चनें भी उन्होंने पहले डाली ही हैं। आखिर कोर्ट में भी अड़चनें वो डालते रहे हैं। बाद में उन्होंने अनास्था इस नाते से भी दिखाई है। तो ऐसे अनास्था दिखाने वाले लोग जो होते हैं, जनता उसका हिसाब लगाती है। हमने उसके बारे में कुछ नहीं कहना। सर, सीएम साहब, आप भी तो उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, आप कब जाएंगे वहाँ रामलला? देखिए, मैं भी जब से मानो सामाजिक कार्यों में हमने शुरू किया है, तब से उस विषय के साथ बराबर जुड़ा हुआ हूँ। मैं संघ का प्रचारक था उस समय। यहाँ से जितनी भी यात्रा के, जितने भी अयोध्या से जुड़े हुए जितने आंदोलन थे, उसमें हम सब भाग लेते थे, लोगों को तैयार भी करते थे। चाहे वो राम जानकी रथ यात्रा है, चाहे रामशिला पूजन है, चाहे उसमें राम ज्योति का कार्यक्रम हुआ है, कार सेवकों का कार्यक्रम हुआ है। तो ये सन 81-82 से लेकर के और 92 तक लगातार ये आंदोलन चले हैं। तो उस प्रकार के आंदोलनों से हम जुड़े रहे हैं। आज भी हमारी आस्था उतनी ही है, लेकिन चूँकि वहाँ एक व्यवस्था के नाते से तय किया हुआ है कि भई हमको एक निश्चित तिथि पर वहाँ जाना है, तो 8 और 9 फरवरी हरियाणा के लोगों को लेकर के और हम लोग वहाँ जाएँगे। सर, राहुल गांधी को डर किस चीज का है कि खड़गे ने आज गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है कि उनकी सुरक्षा के लिए? अब ये डर उनको क्या है ये तो वो बताएँगे, लेकिन राजनीतिक स्टंटबाजी तो होती है। अब उसमें किसने क्या किया ये भगवान जाने। लेकिन अब उन्होंने पत्र लिखा है तो जिन्होंने संज्ञान लेना वो लेंगे। सर, गठबंधन पे फैसला कब तक क्या रहेगा सर? लोकसभा चुनाव नजदीक है। आप और हम मिल के बैठ के तय करेंगे।